नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। शाम 7 बजे के इस बुलेटिन में हम देखेंगे कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में क्या कुछ बोले और 2 घंटे से ज्यादा के अपने भाषण में सीएम योगी ने एक एक कर अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और आंकड़ों के जरिए विपक्ष को घेरा। नेता सदन के बाद नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और सरकार को घेरा। वहीं राज्यसभा के लिए आज बीजेपी के 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। उधर आज पीएम मोदी ने किसानों के खाते में नई किश्त के पैसे भेजे हैं। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद रहे। तो आज सदन में क्या क्या हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एलईडी वॉल के जरिए हम आपको समझाने जाएंगे कि आज सदन में क्या कुछ रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर विपक्ष पर गरजे। आंकड़ों के जरिए ये प्रहार जो है विपक्ष पर किया गया। यूपी सरकार का बजट सदन में पास हुआ और साथ ही साथ तीखा प्रहार यहां पर सीएम योगी ने विपक्ष पर किया है। तो आज सदन की कार्यवाही में क्या क्या हुआ, इस बारे में अहम जानकारियां जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा 2022-23 का बजट पास हुआ और जो है इसमें विधायक निधि भी बढ़ाने को लेकर ऐलान किया गया। कई अहम चीजें रही। सदन में चर्चा के बाद पास हुआ ये बजट। पहले बजट को लेकर चर्चा की गई और लगातार ये चर्चा हो रही थी जब से बजट पास हुआ था। 6.15 लाख करोड़ का ये बजट है जो कि पास किया गया और इतना बड़ा बजट हम लाए हैं, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आज कहा। विधायक निधि 5 करोड़ का ऐलान कर दिया गया है, तो 3 से बढ़ाकर इसे 5 करोड़ अब कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में यह ऐलान भी किया है। सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और जो माननीय सदस्यों की इच्छा है, यहां पर विधानसभा की निधि के बारे में हम लोग इस निधि को 5 करोड़ रुपए सभी माननीय सदस्यों के लिए करने की घोषणा भी इस बजट से एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का हृदय से मैं इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज सदन में सीएम योगी जमकर गरजे। आंकड़ों के जरिए सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। अपने 2 घंटे से ज्यादा के संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक एक कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बावजूद सरकार ने राजस्व को बढ़ाया है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने यूपी के हेल्थ सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने अब हालातों को बदला है। तो कई ऐसी बातें रही आंकड़ों के लिहाज से। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। क्या कुछ बोले हैं, सुनते हैं। इसी प्रकार से 16-17 में सेल टैक्स और वैट की कुल राशि आती थी वो 51,800 करोड़ रुपए की थी। कुछ टारगेट ही इतना था आपका। और वर्तमान में कोविड के बावजूद हम लोग जो नेट हम लोगों ने जीएसटी और वैट प्राप्त किया है 90,000 करोड़ रुपए प्राप्त किया है। 90,000 करोड़ रुपए। एक्साइज में 2016-17 में 14,273 करोड़ रुपए मात्र प्रदेश को मिलते थे और महोदय आज 21-22 में हमने प्राप्त किया है 36,321 करोड़ रुपए। 14,000 और 36,000 में कोई अंतर ही नहीं है क्या? 16-17 में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में जो राजस्व आता था वो आता था 11,564 करोड़, लेकिन 21-22 में जो राजस्व आया है वो आया है 20,045 करोड़ का। कोई अंतर ही। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी? जब कोरोना आया था हमारे पास एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं थी। 1 मार्च से हम लोगों ने 2020 में काम प्रारंभ किया और पहली लैब केजीएमयू में हम लोग मार्च अंतिम सप्ताह में स्थापित कर पाए थे, जिसमें 72 टेस्ट पर डे करने की क्षमता हो पाई थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 209 लैब्स उत्तर प्रदेश के अंदर आरटीपीसीआर की हैं, जिसमें हम लोग आरटीपीसीआर के 2 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता रखते हैं। 36 जिले ऐसे थे जहां पर
हमारे पास एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और ट्रेंड स्टाफ हम लोग देने में सफल हुए हैं, और वह उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के दौरान कोविड प्रबंधन के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई सुविधा भी उन जनपदों में देखने को मिली है। तो आज यूपी विधानसभा में बजट सत्र का समापन हुआ। सीएम योगी और नेता विपक्ष ने अपनी अपनी बातें कही। इस दौरान सदन में राहुल गांधी के नाम को लेकर भी चुटकी ली गई। सुनिए। विधानसभा में बजट सत्र के समापन के दौरान राहुल गांधी का नाम चर्चा में रहा। पहले अखिलेश ने राहुल गांधी के नाम पर क्या कहा वो आपको सुनवाएं, उससे पहले सीएम योगी को देख लीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। दरअसल चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश में शिक्षा को लेकर सरकार पर वार किया था, जिसमें वो राहुल गांधी का नाम लेते नजर आए। मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। किसानों के मुद्दे पर भी विधानसभा में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने नजर आए। अखिलेश यादव ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। गन्ना किसानों की बकाया पेमेंट को लेकर भी अखिलेश ने सवाल दागा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ दिया। सरकार ये कभी नहीं बताती है कि बकाया कितना है। जितनी भी चीनी मिलें हैं, प्राइवेट और सहकारी चीनी मिलें, हमारे वित्त मंत्री जी और नेता सदन ये बताएं कि कितना बकाया है। अभी जो मुझे जानकारी मिली है, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बड़े पैमाने पर चीनी मिलों का भी पैसा बकाया है। और अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ भी सकते हैं। एक एक चीनी मिल का बकाया है। और जो बजट में दिया है वो बजट सहकारी चीनी मिलों का है, सरकार की चीनी मिलों का है। तो क्या जो बजट दिया गया उससे पूरा किसानों का भुगतान हो जाएगा? ये सरकार हमें बताए। ये जो भुगतान है बकाया है। अभी मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो बजट में पैसा रखा है क्या उससे पूरे चीनी मिल का जो बकाया पैसा है किसानों का भुगतान हो जाएगा? आपने गन्ना किसानों की बात भी की थी। गन्ना के किसानों की स्थिति क्या थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, और वर्तमान में क्या है, यह भी आपके सामने मुझे लगता है कि रखने की आवश्यकता है। विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 1,74,383.81 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी 1,74,383 करोड़ 81 लाख रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है गन्ना किसानों का। और अगर आप देखेंगे, अभी भी आ रहा हूं मैं उस पे भी, अभी भी ये अंतिम तिथि है आज मई महीने की। अभी हमारी 120 चीनी मिलें हम लोगों ने इस सत्र में चलाई थी। 4 चीनी मिलें अभी भी हमारी चल रही हैं। और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना होगा, एक भी डंठल गन्ना होगा, तब तक चीनी मिलें चलेंगी। राज्य सरकार का जो पहले दिन का संकल्प है, हम उसको लेकर के आज भी काम कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, लोकसभा उपचुनाव जो होने हैं आजमगढ़ में, उससे जुड़ी बड़ी खबर ये है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में एसपी की ओर से डिंपल यादव को उम्मीदवार के रूप में उतारा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। कार्यकारिणी की बैठक में आजमगढ़ जिले के एसपी के विधायक और कई कद्दावर नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जल्द ही
डिंपल के नाम पर मुहर लगाएंगे और इसका ऐलान करेंगे। आजमगढ़ में 2024 से पहले एसपी, बीएसपी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और चलिए ज्ञानवापी की अब बात करते हैं। ज्ञानवापी परिसर में एक और नया वीडियो सामने आया है। तहखाने के अंदर का ये वीडियो है और वीडियो में परिसर के अंदर एक कुएं का ये वीडियो नजर आ रहा है। तो तहखाने के अंदर का एक और वीडियो सामने आया है। हालांकि हमने देखा एक एक करके कई सबूत कल सामने आए और अब एक और वीडियो सामने आया है। ज्ञानवापी परिसर का ये नया वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि तहखाने के अंदर का ये वीडियो बताया गया जिसमें एक कुआं भी नजर आ रहा है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर का एक और नया वीडियो सामने आया है। 3 दिन का जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में क्या कुछ निकला, जो फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई, उसके कई सबूत हम कल भी देख चुके हैं। तो न्यूज़ 18 पर अब आपको एक बार फिर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये एक और नया वीडियो है जिसमें सर्वे टीम अंदर मौजूद है और एक कुआं यहां पर नजर आया है इस सर्वे टीम को। हालांकि ज्यादा जानकारी इसे लेकर नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये वीडियो उसी सर्वे का बताया जा रहा है और न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर का ये नया वीडियो है। ये देखिए, ये वो कुआं था जो हमने दिखाया और जो टीम गई थी अंदर सर्वे करने के लिए, वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ती हुई भी तस्वीरों में नजर आ रही है। तो पहली बार तहखाने के अंदर की ये तस्वीरें सामने आई है। हालांकि इससे पहले हमने देखा वजूखाने का वीडियो सामने आया, जो विवादित पत्थर की बात कही जा रही है, जिसे एक पक्ष तो शिवलिंग बता रहा है तो दूसरा पक्ष उसे फव्वारा कह रहा है, वो हमने वीडियो देखी। लेकिन ये कुआं यहाँ पर नजर आया है और जो टीम है, जो सर्वे टीम है, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। टॉर्च लेकर यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा था। ये वीडियोग्राफी करेंगे, आगे थोड़ा बढ़ जाइए, 1 मिनट बोल दीजिए आप। ये पाइपलाइन जो है उसे फुहारे का पानी के निकाल। तो वहीं ज्ञानवापी केस से जुड़े हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। शिवम गौड़ का दावा है कि जब से वो ज्ञानवापी केस से जुड़े हैं तब से 4-5 बार उन पर हमले की कोशिश हो चुकी है। शिवम गौड़ ने गृह मंत्रालय से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ज्ञानवापी केस से जुड़े वकील का बयान, हिंदू पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि 4-5 बार दरअसल मुझ पर हमला करने की कोशिश हुई, ये शिवम गौड़ ने आरोप लगाए हैं। तो सुरक्षा की मांग भी की गई है, सुरक्षा की गुहार गृह मंत्रालय से लगाई गई। जी, आपके एक बयान ने सनसनी फैला दी है कि आप पर 4 से 5 बार जो है हमले हुए, या और भी कुछ बातें आप कह रहे हैं कि आपको लगातार धमकी भी दी गई। क्या है मामला? ठीक है, 4-5 घटना कुल घटी है। 3 दिसंबर को वकालतनामा दायर किया था। 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक बहस की थी वीडियो कमीशन के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, एडवोकेट कमीशन नॉमिनेट कराने के लिए। इस दौरान भी 2 घटनाएं घटी। आर्गुमेंट किया, हर तरह से इस केस को लीड करता आ रहा हूँ। ताला खुलवाने, तोड़वाने और तहखाने में घुस जाने के ऑर्डर भी मेरी आर्गुमेंट से निकले, मुझे उसकी खुशी है। कोर्ट ने आर्गुमेंट को प्रेस भी किया। तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पैरेलल में एक एनवायरनमेंट खड़ा हो रहा है डराने के लिए। जब 6 मई को एडवोकेट कमीशन स्टार्ट होनी थी तो उस परिसर के आसपास करीब 8,000 की भीड़ खड़े होकर के नारेबाजी कर रही थी। उस परिसर में जब मैं जाता हूँ तो मैं अकेला जाता हूँ, पूरी भीड़ में नारे लग रहे हैं और मैं बीच में घुसता चला गया। कोई सुरक्षा, मुझे किसी तरह की कोई व्यवस्था, सुरक्षा कोई मुझे अवेल नहीं कराई गई तब तक। 9 तारीख को मुझे 2 लोकल थाने के 2 सिपाही दिए गए। वो साथ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो आपने इसकी सूचना कभी पुलिस को दी थी या अधिकारियों को कभी बताया? ठीक है सर, जो मामला जितना गंभीर है, यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा हूँ कि इंटेलिजेंस के इन्वॉल्वमेंट के बाद में, आईबी के इन्वॉल्वमेंट के बाद में इतना सब हो रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि इसको लेकर के मैंने होम मिनिस्ट्री को, जब मैं दिल्ली गया था बीच में, मैंने सिक्योरिटी रिव्यू के लिए वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी होती है मैंने कर दी थी स्टार्ट अपनी साइड से कि आप सिक्योरिटी रिव्यू कर लीजिए यदि आवश्यकता है तो सिक्योरिटी रिव्यू की डिमांड नहीं है मेरी, रिव्यू का मैंने बोला था, जिसको लेकर के प्रोसीजर अभी क्योंकि प्रोसीडिंग होती है तो वहाँ से मुझे स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस से कॉल आया भी था। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि ज्ञानवापी को लेकर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि वहां पर शिवलिंग ही है।
हम लोग तो शुरू से ही आश्वस्त थे। नए वीडियोस आने पर मुझे बताया गया है कि उसमें स्वास्तिक बना हुआ है, उसमें कमल बना हुआ है, उसमें दूसरे हिंदू चिन्ह बने हुए हैं। तो गलतफहमी की कोई गुंजाइश कहीं छूटी ही नहीं। मामला न्यायालय में है। न्यायालय ने दोनों पार्टी से सर्वे की रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट कर ली। इस पे गवाहियाँ भी हो सकती हैं और फिर कोर्ट फैसला करेगी कि ये शिवलिंग है कि नहीं। मुझे विश्वास है कि हम इस बात को साबित कर पाएंगे कि ये शिवलिंग है, और जो नए साक्ष्य आए हैं, जो नए वीडियोस आए हैं, वो इसको निस्संदेह प्रमाणित करते हैं। ज्ञानवापी मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि हमारी बाबरी मस्जिद छीनी गई, एक बाबरी मस्जिद हमने खो दी, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञानवापी के मसले को उठाया है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, जो आज 20-22 साल के नौजवान हैं, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञानवापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है। जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को, तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे। मेरे मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बेइज्जती की जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मगर जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों से कहा जाएगा सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, डराया जाएगा। मगर हम बीजेपी से भी कहना चाह रहे हैं, आरएसएस से भी कहना चाह रहे हैं, हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं। हैदराबाद स्थित एक स्थानीय पार्टी एआईएमआईएम इनकलाब ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम इनकलाब पार्टी के नेता कवि अब्बासी का नुपुर शर्मा को धमकी देते हुए और हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो सामने आया है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मुसलमान अल्लाह की शान, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजाए मौत दी जाती है इस्लाम में। और जो भी आज तक करते आए हैं उनके लिए हमने बाउंड्री रखी थी। जो भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करें उनको 1 करोड़ का बाउंड्री रखा था मैं। जैसे कि वसीम रजवी था, अब इसके बाद नुपुर शर्मा जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मैं इसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का बाउंड्री रखता हूँ। तुम्हारे क्या औकात है, तुम जो है सो एक वाइट कलर जो है सो बीजेपी हैज बिकम ए हब ऑफ मेल एंड फीमेल। तुम जो है सो तुम किसकी कीप है, तुम किसके बातों में आकर ये जो स्टेटमेंट करी है, ये सब हम क्लियर कर सकते हैं तुम्हारे को। हम अगर सब रिकॉर्ड है तुम्हारा। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को हम जिंदा तो जिंदा, मुर्दे को भी जो है छोड़ते नहीं हम। इस्लाम वो है दीन, इस्लाम दीन वो सिखाता हमारे को। मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि नुपुर शर्मा के ऊपर 1 करोड़ की बाउंड्री रखता हूँ। कवि अब्बासी तो इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि अली अब्बासी एडवोकेट खुलेआम नुपुर शर्मा का सिर कलम करने पर 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहा है। इस बार काउंसिल का लाइसेंस रद्द करके इसे घसीटते हुए जेल में डाला जाना चाहिए। इस आतंकवादी पर चुप्पी क्यों? बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर कहा है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है।
भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा का सर काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का फतवा जारी किया गया है। वीडियो देखने के बाद वो लोग क्या कहेंगे जिनको इस देश में डर लगता है? मदरसों में पढ़ने के बाद इन जाहिलों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आजमगढ़ से डिंपल यादव उपचुनाव लड़ेंगी, रामपुर से आजम परिवार को टिकट मिलेगा, ये खबर भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 जगह पर लोकसभा चुनाव होने हैं, आजमगढ़ और रामपुर में। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि रामपुर से आजम परिवार में से किसी को टिकट मिल सकता है, साथ ही आजमगढ़ से डिंपल यादव उपचुनाव लड़ेंगी। तो जैसा कि पहले भी न्यूज़ 18 आपको जानकारी दे चुका है सूत्रों के हवाले से कि आजमगढ़ से डिंपल यादव उपचुनाव लड़ेंगी।